नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। 1957 में जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी चुनकर संसद में आए थे, तब प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित नेहरू अटल जी के भाषण से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री बता दिया। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के वक्तव्यों के कुछ अंश दिखाएंगे, जिनसे देश के प्रति उनके समर्पण का भाव साफ झलकता है। बात 1996 की है। दशकों से चले आ रहे अटल जी और उनके साथियों के संघर्ष का फल मिला। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बागडोर संभाली, लेकिन इस सरकार के बने रहने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी भी सौदेबाजी से इनकार कर दिया। 27 मई को उनका विश्वास मत प्रस्ताव के लिए भाषण आज भी राजनेताओं के लिए एक मिसाल है। राष्ट्रपति ने अगर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बुलाया तो एक संवैधानिक परंपरा के अनुसार आचरण किया, लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार व्यवहार किया, और इसके लिए मैं सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय को बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि इस मामले में सारा सदन साथ हो। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे 31 तारीख तक विश्वास मत प्राप्त करने का समय दिया है। 31 तारीख तक। आज ये 27 तारीख है। हम अगर चाहते तो 31 तारीख तक रुक सकते थे, 30 को ये प्रस्ताव ला सकते थे। ये जो हमें निर्देश दिया गया उसके अनुसार होता, लेकिन हम 27 को विश्वास मत लेकर आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है। और ये इनके इन प्रकार बहुमत बनाना ये हमारा ढंग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज प्रस्ताव लेकर आया हूं। अभी 3 दिन बाकी है और पिछली लोकसभा इस बात की साक्षी है और सदन का रिकॉर्ड गवाह है कि किस तरह से रात में अल्पमत बहुमत में बदला था। जब मतदाता सो रहे थे, थककर चूर थे, तब लोकतंत्र की लाज लुट रही थी, तब ईमान का सौदा हो रहा था, तब पार्लियामेंट के मेंबरों की खरीद फरोख्त का बाजार खुला हुआ था। मामला अदालत में, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन हमने देखा कि अल्पमत किस तरह से बहुमत में बदला। वो रास्ता हमारे लिए भी खुला था, मगर हमने उस पर जाने से इनकार कर दिया। अनैतिक तरीके अपनाकर, भ्रष्टाचार का सहारा लेकर, ईमान का सौदा करके सरकार में आना या सरकार में बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथों से कभी नहीं होगा। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। बतौर सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा संसदीय मर्यादाओं का पालन किया और प्रधानमंत्री पद का लोभ भी उनको सिद्धांतों से नहीं डिगा सका। 27 मई 1996 के अगले ही दिन उन्होंने संसद के सामने साफ कर दिया कि वो सिर्फ इस्तीफा ही नहीं देंगे, बल्कि आने वाली सरकार को संभव सहयोग भी देंगे। साथ ही उनकी पार्टी जनहित के मुद्दे लगातार उठाती रहेगी। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है।
हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चुने गए। सीपीआईएम के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर हैं, जनता दल 7 मेंबर हैं और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। एसटीसी में भी, शेड्यूल ट्राइब में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है। और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1996 में भले ही अटल जी ने त्यागपत्र दे दिया हो, लेकिन जल्द ही अपने प्रिय नेता को देश की जनता ने प्रधानमंत्री पद पर फिर बैठा दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी देश का सपना साकार किया। उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर देश को एक नई दिशा दी। हालांकि विपक्ष की निंदा से विचलित होकर उन्होंने संसद में यादगार भाषण दिया था। हमारी नीति मित्रता की नीति है, इस भूखंड में शांति बनाए रखने की नीति है, विकास की नीति है। अपनी की रक्षा की तैयारी रखते हुए हम सभी देशों के साथ, और मुझे विश्वास है कि जो आज हमारे आलोचक हैं उनके भी दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। हमने परीक्षण किया, देश में कोई युद्धोन्माद पैदा नहीं किया। देश में परीक्षण हुआ तो स्थिति सामान्य थी। मैं खुद गया था पोखरण, वहां रेडियो धर्मिता भी नहीं थी, कई घंटे थे हम वहां। ये खबर भी छप गई कि वहां नाक में से खून निकल रहा है। किसकी नाक में से खून निकला, कितना खून निकला,
ये बताने वाला कोई नहीं था, मगर ये खबर सुर्खियों में छपी और विदेशों में खास तौर से छापी गई। वहां जवान रह रहे हैं, इस वातावरण में रह रहे हैं, रेडियो धर्मिता का सवाल पैदा नहीं होता। इसका हम राजनीतिक लाभ उठाएं, इसका तो प्रश्न ही नहीं है। सबके सहयोग से आम समय सहमति के आधार पर नीतियों का निर्धारण करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे कंधों पर जो दायित्व आया है, वो दायित्व मैं एक ऐसी जिम्मेदारी समझता हूं कि जिस दायित्व के निर्वाह के सामने और सब वस्तुएं गौण हो जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद साबित किया कि वो सिर्फ लोकप्रिय राजनेता नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब उन्होंने अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा सदन के सामने, तो विरोधी भी उनके मुरीद हो गए। क्या ये सच नहीं है कि जीडीपी जो वार्षिक दर है, जीडीपी में वार्षिक दर है, जो विकास की वार्षिक दर है, वो पहले कम थी और अब ज्यादा हुई है। पहले 5% थी, अब 5.9% है, और ये और बढ़ेगी, हमारा अनुमान है 6.5% तक बढ़ेगी। कुछ दशक पहले तो ये कहा जाता था कि भारत की विकास की दर 2%, 3%, हिंदू ग्रोथ रेट। अब ये विकास की दर बढ़ रही है। क्या ये सफल अर्थनीति का परिणाम नहीं है? मुझे विश्वास है कि हम ग्रोथ रेट 7% तक पहुंचाएंगे और 7.5% या 8% तक ये विकास की दर जाएगी। औद्योगिक उत्पादन 8% से आगे जा चुका है। मार्च 98 में उसकी विकास दर 6.6% थी। विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है। पहले 26 बिलियन था, अब 35 बिलियन है। ये निर्जीव आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े बदलती हुई और सुधरती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। हमारा ये दावा नहीं है कि ये 2 साल की हमारी नीतियों का नतीजा है। सचमुच में आर्थिक क्षेत्र में कुछ नीतियां हमें विरासत में मिली हैं, उनमें से कुछ ठीक हैं, कुछ गलत हैं। गलत को हमने नहीं लिया, मगर मुझे आश्चर्य है कि हमारे मित्रों ने जो नीतियां शुरू की थी, अब उनसे वो वापस जा रहे हैं। क्यों? क्या ये सच नहीं है कि सब्सिडी के मामले में कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है? इस परिवर्तन का कारण क्या है? अध्यक्ष महोदय, एक ग्वालियर वाला दूसरे ग्वालियर वाले के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हम तो लखनऊ के हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सब्सिडी के सवाल पर देश को फिर से विचार करना होगा। सब राजनीतिक दलों को मिलकर सोचना होगा। गरीब की सब्सिडी बनी रहे, गरीब को जहां सहायता देना आवश्यक है उसका पूरा प्रबंध होना चाहिए। अन्न के लिए, पानी के लिए, आवास के लिए, गरीब के जीवन को सुधारने के लिए, उसके जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में जो भी कदम आवश्यक हैं वो उठाए जाएं। लेकिन फर्टिलाइजर का आप मामला देखिए, किसान को उसका इतना लाभ नहीं मिल रहा जितना कारखाने वाले को मिल रहा है। एक तरफ अटल जी देश की समृद्धि के लिए योजनाएं बना रहे थे,
वहीं दूसरी ओर कारगिल जैसा युद्ध जीतने के बावजूद भी देश आंतरिक सुरक्षा की चुनौती का सामना कर रहा था। दिसंबर 2001 में संसद भवन में हुए हमले ने देश को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दौर में संसद भवन से ऐसा भाषण दिया जिसने पाकिस्तान और उससे सहानुभूति रखने वाले मुल्कों को कड़ा संदेश दिया। पाकिस्तान में इस तरह के तत्व सक्रिय हैं, पाकिस्तान की सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं। इसीलिए इस कांड के बाद हमने पाकिस्तान से कहा है जो आतंकवादी संगठन इस दुस्साहस के कार्य में शामिल हैं, जिन्होंने इसका संगठन किया, योजना बनाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन हम केवल कूटनीतिक तरीके के ऊपर भरोसा करके नहीं बैठे हैं। हम विश्व के जनमत को भी बना रहे हैं, जैसा सुझाव दिया गया, और इस सवाल पर जनमत हमारे साथ है। ये आत्मविश्वास हमें होना चाहिए, ये भरोसा हमें होना चाहिए। इस बीच में कई देशों की मैंने यात्रा की। भारत की ओर दुनिया एक भरोसे की नज़र से देख रही है। भारत का लोकतंत्र एक वर्धमान लोकतंत्र है। भारत चुनौतियों का सामना कर सकता है, इसकी अनुभूति बढ़ रही है। लेकिन आतंकवाद का मुकाबला हमें अपने बल पर करना पड़ेगा, अपनी शक्ति से करना पड़ेगा। हमारी स्थिति के बारे में संसार के सभी देशों को परिचित किया गया है। वो स्वीकार करते हैं कि आपको आत्मरक्षा के लिए कदम उठाने की इजाज़त है, कदम उठाने का अधिकार है। लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, जरा सोच समझ कर करिए। हम सारे कदम सोच समझ कर ही उठा रहे हैं। भविष्य में जो कदम उठाएंगे उन्हें पूरी तरह से सोच समझकर उनके हर पहलुओं पर विचार करके उठाएंगे। लेकिन हमें संयम का उपदेश देने वाले जरा हमारे पड़ोसी से भी बात करें। पड़ोसी से पूछें कि खेल कब तक चलेगा। उन्हें पड़ोसी की आवश्यकता है, तो पड़ोसी को भी उनकी आवश्यकताओं का, और जिनमें एक आवश्यकता यह है कि आतंकवाद को समाप्त करना होगा। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन हुआ है। दुनिया के अधिकांश राष्ट्र उसमें शामिल हैं। भारत में जो आतंकवाद हो रहा है, और अब किस प्रमाण की जरूरत है। संसद भवन पर लगे हुए गोलियों के दाग, संसद भवन के बाहर आतंकवादियों की पड़ी हुई लाशें, उनका पाकिस्तानी होने का सत्य, ये अपने में सबूत है, अपने में प्रमाण है। मिलकर जांच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सर्वप्रभुता को चुनौती दी गई है। हम इसका सामना करेंगे और हम आशा करते हैं कि विश्व के जितने सजग राष्ट्र हैं उनका हमें समर्थन मिलेगा। हम किसी से ये आशा नहीं करते कि वो हमारी तरफ से लड़ें। हम किसी से ये आशा नहीं करते कि वे हमारे पक्ष में मैदान में कूद पड़े। हमने पहले भी कहा था और अब फिर दोहरा रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा हम अपने बल पर करेंगे। अटल जी की सरकार जहां एक ओर आंतरिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत कर रही थी, वहीं ग्रामीण भारत के उत्थान पर भी गंभीरता से विचार कर रही थी। उनकी चलाई हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने आज देश के गांव की तस्वीर बदल दी है।
लेकिन सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा अक्सर किसानों की मेहनत बेकार कर देती थी। 2002 में देश में भयानक सूखा पड़ा था। अटल जी ने उस दौर में देश की नदियों को जोड़कर सिंचाई से लेकर बाढ़ तक की समस्या से निपटने के लिए सपना देखा। हालांकि 2004 में उनकी सरकार जाने के बाद ये सपना ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन एक बार फिर इस योजना पर सरकार की नज़र है। अब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये सूखे की भयावह स्थिति देश कब तक ढोता रहेगा। हर 2-3 साल बाद सूखा दरवाजे पर खड़ा है, दस्तक दे रहा है, अनाज नहीं है, चारा नहीं है, पीने का पानी नहीं है। इस परिस्थिति का कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद इस संबंध में विचार हुआ था, लेकिन उस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, हो सकता है साधनों की कमी का सवाल हो। सब नदियों को जोड़ने का एक प्रयास, जो नदियां जुड़ सकती हैं, जिनको एक दूसरे के साथ संबद्ध किया जा सकता है। अभी भी 40% जमीन में सिंचाई होती है, बाकी का सारा क्षेत्र सूखा पड़ा हुआ है। जल जीवन है, जल की बचत की जितनी योजनाएं अब लागू की जा रही हैं, उनका अगर पहले से विचार होता तो शायद परिस्थिति भिन्न होती। लेकिन मैं सदन से कहना चाहता हूं, मैं इस बारे में सभी का सहयोग चाहता हूं। आप लोग मिलकर तय करें। मैं आपको निमंत्रण दूंगा कि जो नदी योजनाओं को जोड़ने का जो सवाल है, धन की कमी नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सड़कों के लिए जब हमने सड़क अभियान आरंभ किया तो ये कहा गया था कि इतना पैसा कहां से आएगा। पैसा है देश में, पैसा है सरकार के पास, ठीक तरह से खर्च करने की जरूरत है। नदियों को जोड़ा जा सकता है, पड़ोसी देशों से बात की जा सकती है। इसको एक युद्ध स्तर पर इस सवाल को उठाने की जरूरत है। कब तक हम सूखे का इसी तरह से सामना करते रहेंगे? आरोप प्रत्यारोप होंगे, जनजीवन कष्टमय होगा। अब तो अन्न की पैदावार बढ़ गई है, हमारा किसान, हमारे वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन अन्न होते हुए भी कहीं न कहीं से भूख से मरने की खबरें आ जाती हैं। खबरें कितनी सच हैं, कितनी सही हैं, इसका परीक्षण तो बाद में होता है, स्पष्टीकरण दिए जाते हैं। लेकिन देश के ऊपर और विदेशों पर जो तत्काल मानस पर प्रभाव पड़ता है कि कैसा देश है, अन्न के ढेर लगे हुए हैं और भूख से लोग मर रहे हैं। यह प्रश्न पार्टी का प्रश्न नहीं है। आज तो ऐसी स्थिति है कि कोई पार्टी कहीं सत्ता में, कोई पार्टी कहीं सत्ता में, और हर सरकार को हमें साथ लेकर चलना है, सबको सहयोग देना है, सबका सहयोग लेना है। संसद में देश की सुरक्षा पर चर्चा हो, किसान और मजदूरों की बात हो या फिर विदेश नीति का मामला हो, अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण हर सांसद बड़े ध्यान से सुनता था। इसीलिए उन्हें किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता के तौर पर जाना जाता है। अटल जी के भाषण के ये चुनिंदा अंश थे जो हमने अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत किए। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।